नमस्कार बच्चों, जेईई एडवांस क्रैश कोर्स सीरीज़ में मैं प्रवेश गर्ग मोशन की तरफ से थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सवालों का रिवीजन करवा रहा हूँ। राइट, कोशिश करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी फॉर्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन सवालों के माध्यम से मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा पाऊँ। राइट, तो पहला सवाल है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। आइए सवाल पढ़ते हैं। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस अंडरवेंट एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ध्यान दीजिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 300 Kelvin 15 atmosphere and 5 liter to 3 atmosphere against a constant external pressure of 3 atmosphere. Then calculate final temperature, final volume, Q heat change, delta U internal energy change, W work done and delta H for the process. और आपको बोला है कि CV आपको कितना लेना है, 5/2R. राइट, तो बच्चों ऐसे सवालों में, वर्क डन के सवालों में या फर्स्ट लॉ के सवालों में सबसे पहले हम लोगों को प्रोसेस आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोसेस क्या है। राइट, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस ये क्वेश्चन में फॉलो करवाया गया है। तो आपको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है सवाल पढ़ते वक्त। एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन है। राइट, अब एक्सपेंशन है तो किस मैनर में करवाया है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में। राइट, तो आप देखेंगे एक और शब्द आगे आ रहा है सवाल में, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कैरी कराई गई है। और हमने लेक्चर्स में या क्लासरूम में हम लोग सीखते हैं कि जब भी प्रोसेस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो तो इट इज ऑलवेज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। So it is adiabatic, irreversible और एक्सपेंशन। अब जैसे ही लोग नाम सुनते हैं एडियाबैटिक, फट से दिमाग में आता है पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट यहां अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि पीवी गामा बराबर कांस्टेंट ओनली वैलिड फॉर, it is only valid for adiabatic reversible process। केवल किसके लिए वैलिड है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर हमारे पास तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। तो बच्चों सॉल्व करने का हमारे पास रास्ता है कहाँ से, फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर W प्लस Q। राइट, आप जानते हैं एडियाबैटिक है तो कोई भी एडियाबैटिक को Q हमेशा 0 हो जाएगा एडियाबैटिक में। तो वी आर लेफ्ट ओनली विथ डेल्टा U बराबर W। राइट, डेल्टा U इक्वल्स टू W। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे इरिवर्सिबल है तो ये W हो जाएगा, W इरिवर्सिबल। डेल्टा U का फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए आप जानते ही हैं, NCV डेल्टा T। W इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। वैल्यूज रख देंगे तो N स्टैंड्स फॉर द मोल, 2 मोल हैं, अभी हम N ही लिख रहे हैं। CV का वैल्यू कितना है, 5/2R। डेल्टा T, T फाइनल हमें नहीं पता, माइनस T इनिशियल कितना है 300 केल्विन। राइट, तो ये हो गया आपके पास 300 केल्विन बराबर माइनस P एक्सटर्नल कितना है, तो P एक्सटर्नल लिखा है 3 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज 3 एटमॉस्फेयर। V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब आपको V फाइनल तो नहीं पता है, एक इक्वेशन में 2 अननोन भी नहीं हो सकते, तो हमने इस V फाइनल को लिख दिया nRT फाइनल अपॉन P फाइनल। और देखिए किस तरह से, सिमिलरली V इनिशियल को क्या लिख देंगे, nRT इनिशियल अपॉन P इनिशियल। सो ये हमारे पास हो गया nR 5/2 इंटू T फाइनल माइनस 300 इज इक्वल्स टू माइनस 3 nRT फाइनल जो कि अननोन है अपॉन P फाइनल जो कि 3 है, माइनस nRT इनिशियल। तो nRT इनिशियल विच इज 300 और P इनिशियल विच इज 15, ये हमारे पास आ गया। nR कैंसिल हो गया, बाकी हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5/2 इंटू T फाइनल माइनस 750 इज इक्वल्स टू माइनस T फाइनल। अंदर ले गए 3 को कैंसिल, nR यहाँ पहले कैंसिल हो चुके हैं आपके।
और अंदर इसको ले गए प्लस, सो दिस इज 900/15 दैट इज 60, और इस तरह से हमने टी फाइनल यहाँ सॉल्व कर लिया। सो टी फाइनल ये इधर आया, ये इधर गया, तो 750 + 60 810 इंटू 2 + 1 5 + 2 7 इंटू 2 दिस मच केल्विन सॉल्व करेंगे 1620 डिवाइड बाय 7 केल्विन। दिस इज द टी फाइनल। ये हमारे पास आ गया टी फाइनल, पहला पार्ट हो गया आपके पास। अब दूसरे पार्ट की बात करें वी फाइनल, तो वी फाइनल आप डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, nRT फाइनल अपॉन P फाइनल। n आपको पता है 2 मोल, R का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में 1/12 अप्रॉक्सीमेट अगर हम रखें तो, मल्टीप्लाइड बाय T फाइनल। T फाइनल है 1620/7 एंड डिवाइड बाय P फाइनल जो कि है 3 एटमॉस्फेयर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट। क्या आंसर आ रहा है, एक बार सॉल्व करते हैं इसे। तो V फाइनल बराबर 1/6 इंटू 3 से उसे, सो दिस इज 5, राइट, 40 डिवाइड बाय 7 और सॉल्व करेंगे इसे, सो दिस इज 90/7 लीटर्स। ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। चाहे तो एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दिस विल बी 102.6 that is this, and 12.85 liter will be the final volume. Now the third part में हमसे पूछा है Q delta U. So this is the third part. Q adiabatic है तो 0, डेल्टा U बराबर W बराबर NCV डेल्टा T, यही लगा देंगे। अब हमें T फाइनल पता है तो आंसर आ जाएगा n का वैल्यू 2 इंटू 5/2 इंटू R जूल में आंसर मांगा होगा तो जूल में, नहीं तो जूल में हो जाएगा 25/3 और कैलोरी में 2 इंटू डेल्टा टी तो 1620/7 फाइनल माइनस इनिशियल विच इज 300, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इंटरनल एनर्जी आपका नेगेटिव आएगा, W और इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बराबर W इज इक्वल्स टू 5R, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2100 माइनस 1620 डिवाइड बाय 7 और एक माइनस बाहर आ गया उस ब्रैकेट से, तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी घट रहा है, वर्क परफॉर्म कर रही है गैस, साथ ही साथ टेम्परेचर अगर हमारा घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है इसका मतलब गैस ठंडी हो रही है। सिमिलरली डेल्टा H, तो डेल्टा H या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए NCP डेल्टा T, या आप लिख दीजिए डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, दोनों से आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए NCP डेल्टा T तो 2 CP हो जाएगा CV प्लस R, CV हमें दिया है 5/2R, तो 7/2R इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T आपका ऊपर से लिख दिया मैंने 2100 माइनस 1620 डिवाइड बाई 7 अलॉन्ग विद माइनस साइन, यह आपका डेल्टा H हो गया। आंसर सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों ये पहला सवाल थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्क डन पर है, और वर्क डन पर बेस्ड ये पहला सवाल हमने एडियाबेटिक से लिया, एक टिपिकल एग्जांपल है। थोड़ा सा बच्चे इसमें अनकंफर्टेबल रहते हैं एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के वर्क डन के सवाल में, इसलिए मैंने वही लिया है, बाकी सारे फॉर्मूलों के साथ सवाल सोल्व किया है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का, एन आइडियल गैस विद एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कोफिशिएंट होता है Cp/Cv, undergoes a process in which internal energy of ideal gas U relates to the volume V as U बराबर हमें दिया हुआ है A इंटू V की, वॉल्यूम V की पावर अल्फा, वेर A और अल्फा दोनों कांस्टेंट हैं। Then calculate magnitude of work done to increase its internal energy by delta U, यानी जब इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बढ़ जाए तब वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, गैस जो वर्क कर रही होगी उसका। उसी प्रोसेस में जब इंटरनल एनर्जी चेंज आपका डेल्टा U हो तब हीट ट्रांसफर कितना होगा वो हमें बताना है। साथ ही साथ प्रोसेस का, इस प्रोसेस का जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U है का मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो एक प्रोसेस है
जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू मानना है, उस प्रोसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू ही आपको आंसर करना है, राइट। क्यू क्या होगा उसी चेंज के लिए, और प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा। सवाल में इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया है। सवाल देखने में थोड़ा डरावना लगता है लेकिन बहुत आसान है अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स याद है तो, राइट। जैसे इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाता है तो आपको लगता है यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इसमें रियल वाले फंडे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक्स पर जाइए और आप ध्यान से देखिए कि U फॉर आइडियल गैसेस, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस वी ऑलवेज राइट एज F/2nRT, और du फॉर आइडियल गैस हम हमेशा लिखते हैं F/2nRDT, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। और अगर आप F को गामा से रिलेट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं F+2/F इज इक्वल्स टू गामा, और जहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/F इज इक्वल्स टू गामा -1। ये एडियाबेटिक कोफिशिएंट से F का रिलेशन हो गया। हम केवल इसी पर हमारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, वी नो दैट U बराबर F/2nRT, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है U बराबर F/2nRT बराबर, हमें दिया हुआ है A, कांस्टेंट A इंटू V की वॉल्यूम V की पावर अल्फा। क्या आइडियल गैस में हम nRT को P इंटू V लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों U बराबर F/2 इंटू PV इज इक्वल्स टू A इंटू V की पावर अल्फा। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, P इंटू या P बराबर 2A/F इंटू V की पावर अल्फा -1। क्या P एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमें मिल गया? यस, अगर P एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमें मिल गया तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा हमारे पास। वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, W बराबर इंटीग्रेशन माइनस PdV। अब अगर हमें P एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता है तो हम यहाँ P रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल टू फाइनल, हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक, जब हमने इसकी बात की तो ये क्या आ रहा है, वर्क डन के लिए सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू रखा तो -2A/F तो अलग, और V की पावर अल्फा -1 इंटू DV इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल। जैसे हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल रहा है, W बराबर -2A/F V फाइनल की पावर अल्फा माइनस V इनिशियल की पावर अल्फा और अपॉन अल्फा n+1 जो हमें लिखना होता है तो अल्फा हो जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखें इसे, तो इज इक्वल्स टू -2/α/F, A अंदर ले गया तो ये हो गया A इंटू V फाइनल की पावर अल्फा माइनस A इंटू V इनिशियल की पावर अल्फा। आप ध्यान से देखिए क्या इससे, इस फॉर्मूले से क्या मैं डेल्टा U ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए इधर, डेल्टा U बराबर A V फाइनल की पावर अल्फा माइनस V इनिशियल की पावर अल्फा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस। इसका मतलब यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट दे देंगे, इस ब्रैकेट वाली चीज़ को क्या लिख देंगे, डेल्टा U। तो हमारे पास W बराबर आ गया -2/F इंटू अल्फा डेल्टा U, ठीक। और 2/F की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे विच इज़ गामा -1। तो W बराबर आ रहा है हमारे पास, 2/F की जगह हमने लिख दिया गामा -1 अपॉन अल्फा डेल्टा U और माइनस, लेकिन हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ W इज गामा -1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा U। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, पहला पार्ट हो गया। आइए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ें। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। तो आइए इसकी बात करें।
तो Q हमें निकालना है, Q हो जाएगा डेल्टा U माइनस W, डेल्टा U माइनस W की वैल्यू आप जब रखेंगे तो W माइनस में, तो ये माइनस गामा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा U, ये हमारे पास W हो गया। तो Q हमें क्या मिला, Q हमें मिला डेल्टा U हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा U कॉमन, अंदर में क्या मिल रहा है, तो ये 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन अल्फा, ये हमारा Q का वैल्यू हो गया, हीट ट्रांसफर आ गया। सेकेंड पार्ट का आंसर। तीसरा हमें पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी। थर्ड पार्ट में मोलर हीट कैपेसिटी हमसे पूछा है। मोलर हीट कैपेसिटी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं PVX बराबर कांस्टेंट अगर प्रोसेस हो तो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन एक्स माइनस 1, राइट। तो जब हम यहाँ पर x फॉर्मुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाइए बच्चों, और देखिए इससे अगर मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बनाऊंगा तो ये बनेगा P इंटू वी की पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2a अपॉन एफ, और 2a अपॉन एफ बराबर हो गया कांस्टेंट। तो आपके पास x का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस अल्फा। जैसे ही हमने x का वैल्यू 1 माइनस अल्फा रखा इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ गया C मोलर बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस 1, और ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो C मोलर हमें मिल रहा है R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन अल्फा। तो ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी डायरेक्ट आ गया फॉर्मूले से। तो हमें ये भी याद रखना है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ये बच्चों एक और सवाल थर्मोडायनेमिक्स पे जो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन आप देखिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से अगर हम बढ़ते तो ये सवाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, पैसेज में आने लायक क्वेश्चन है, पैसेज बनाकर देने लायक क्वेश्चन है, राइट। आप आराम से इसे इजीली बहुत फंडामेंटल फॉर्मूले पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में, एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, और P बराबर कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ बार, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर 2 ग्राम एंड 3 ग्राम पर ml respectively, then calculate the magnitude of delta H minus delta U, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इन किलो जूल पर मोल, किसके लिए, फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट टू 1 मोल ऑफ डायमंड एट सर्टेन टेम्परेचर T। तो बेसिकली जो हमारा सवाल है उसमें एक फिजिकल चेंज हो रहा है ग्रेफाइट से डायमंड का। किसका चेंज हो रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड का, और इस फिजिकल चेंज के लिए राइट आपको डेल एच माइनस डेल यू सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखें कि किसी भी चेंज के लिए डेल एच माइनस डेल यू क्या आएगा, तो आप जानते हैं डेल एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, राइट। अब जरा हम ध्यान से देखें, डेल्टा पी वी में अगर P कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो डेल एच बराबर डेल्टा यू प्लस P अगर कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं P डेल्टा V। यानी किसी भी फिजिकल चेंज के लिए आपको अगर डेल एच माइनस डेल यू निकालना है तो आप क्या सॉल्व कर दें, केवल P डेल्टा V का वैल्यू सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। इस प्रोसेस के लिए अगर P डेल्टा V लिखना होगा तो P V फाइनल यानी V ऑफ डायमंड माइनस V ऑफ ग्रेफाइट फॉर 1 मोल, ये हमें सॉल्व करना है, राइट। अब जरा हम ध्यान से देखें तो वैल्यूज लिख देते हैं। 1 मोल की बात है तो 1 मोल डेंसिटी डायमंड का है 3 ग्राम पर ml और ग्रेफाइट का है 2 ग्राम पर ml। 1 मोल यानी मास हो जाएगा 12 ग्राम। तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ बार, और बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 10⁵ पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ डायमंड
तो डायमंड का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमें लिखना है बेसिकली, तो 12/3 ml माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो यह आ गया 12/6 ml, सॉरी 12/2 ml, 12 ग्राम डिवाइड बाय 2 ग्राम पर ml, दैट इज इतना ml, और ml को SI यूनिट में, तो ये हो गया 10⁻⁶, ठीक, ml को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2 × 10⁻⁴, 5 5 10 6 प्लस का 4, और अंदर से हमें मिल रहा है 4 - 6 इतना, और अब हमारी SI यूनिट्स हो गई हैं सारी, तो ये आंसर हो गया जूल पर मोल, एक मोल के लिए, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना आंसर हो रहा है ये, -4 × 10⁻⁴ जूल पर मोल, राइट। और जब ये -4 × 10⁻⁴ हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए, तो किलो जूल पर मोल में बच्चों ये आंसर हो गया ΔH - ΔU बराबर -40 किलो जूल पर मोल। पर हमसे मैग्नीट्यूड केवल पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ΔH - ΔU का मोड, विच इज 40 किलो जूल पर मोल। ये हमारा फाइनल आंसर। ये एक अनदर क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमारे पास फिजिकल चेंज है और हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ये वाला। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला जब हम आइडियल गैस के लिए यूज़ करते हैं तो ΔH बराबर ΔU प्लस ΔNG/RT भी यूज़ कर लेते हैं आइडियल गैस के लिए, क्योंकि ΔPV को हम nRT लिख देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन में इस तरह से भी इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, मूल फॉर्मूला ही। फिजिकल चेंज में इसे ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ΔV अगर नेग्लिजिबल हो तो इसे लगभग 0 मान लेते हैं। तो इस तरह की डेंसिटीज दी हुई थी, वॉल्यूम चेंज था, तो हमारा यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लगभग 0 नहीं आया, कुछ चेंज यहाँ पर आ रहा है, राइट। आइए अगले सवाल की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क डन पर है, बहुत आसान सवाल। आइए सवाल पढ़ते हैं। When 1 mole of water heated from 277 Kelvin to 290 Kelvin, 277 केल्विन से 290 केल्विन तक जब आपने इसे हीट किया, कब, at constant external pressure of 1 bar, then density of water changes from 1 gram per ml to 0.96 gram per ml। डेंसिटी घट गया, विच मीन्स उसे वाटर एक्सपैंड हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन जूल्स, राइट। सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क पर है, राइट। आप इसका सॉल्यूशन की बात करें तो आप सब जानते हैं फिजिकल चेंज है, वाटर एक्सपैंड हो रहा है, वाटर को हीट कर रहे हैं। तो जब आप वाटर को हीट कर रहे हैं तो एक्सपेंशन के कारण वर्क डन होगा, और ऐसे केस में वर्क डन हमेशा -P एक्सटर्नल ΔV से लिखा जाएगा, राइट। अब जब आप -P एक्सटर्नल ΔV से वर्क डन लिखेंगे तो W बराबर -P एक्सटर्नल 1 बार, बार को हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। 1 मोल की बात है, 1 मोल मतलब 18 ग्राम, राइट। तो जब आप 18 ग्राम की बात कर रहे हैं तो -10⁵ पास्कल इंटू 18 ग्राम का फाइनल टेम्परेचर पर वॉल्यूम, तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.96 ग्राम पर ml माइनस 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml, राइट। अब ये ml में है, तो इस ml को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर ml, ये हमने यूनिट कन्वर्जन कर दिया। तो जरा ध्यान से देखें, W आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, -10⁵, और ये यूनिट सब बाहर हो गया, इंटू 18 इधर से कॉमन आया, 10⁻⁶ ये हो गया हमारे पास। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, 18 हमने कॉमन, यूनिट आपका मैनेज हो ही गया, तो ये हो गया 0.96। इसे आप लिख सकते हैं 100/96 -1, क्योंकि हमने 18 बाहर कॉमन ले लिया है। और सॉल्व करेंगे इसे तो 4/96 1/24, सो W इज इक्वल्स टू -18 × 10⁻⁻1 इंटू 96, यहाँ आ गया 100 - 96, 4/96,
which is 1/24. So W is equals to minus 3/4 into 10⁻⁻1 जूल, राइट। ये हमारा आंसर, हमने मैग्नीट्यूड में आंसर मांगा है, राइट। तो मैग्नीट्यूड में जब आंसर की बात हो गई तो ये आंसर हो गया हमारा 0.075, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इतना जूल, डेसिमल में आंसर आया 4 डिजिट इंटीजर के जैसे, राइट। 0.75 10⁻⁻1 तो 0.075 जूल, दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये वर्क डन की बहुत सिंपल डेफिनेशन। कई बार सवाल आ जाता है जिसमें गैसियस रिएक्शन होता है, राइट। सॉलिड प्रोडक्ट से गैस बन रहा होता है, उसका वर्क डन पूछ लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे करा के, लिक्विड को एक्सपेंड करा दिया, सॉलिड फेज कन्वर्ट करा देते हैं। इन सब का वर्क डन जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा बच्चों, हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से, और डेल्टा वी में वी फाइनल माइनस इनिशियल यूजुअली हमेशा मास अपॉन डेंसिटी से हमें वॉल्यूम लिखना रहता है। तो सिंपल फार्मूला प्रैक्टिस है इस तरह का, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक और सवाल है। तो बिल्कुल वे हिस्से जो हमारे थोड़े से अनटच रह जाते हैं आसान लेकिन अनटच रह जाते हैं, उस पर मैंने सवाल लिया, राइट। आप देखिए सवाल बिल्कुल आसान है, बस हमें ये बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। आइए एक दो सवाल और करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 बार टू 2 बार। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है 10 बार से 2 बार के प्रेशर तक। पहले रिवर्सिबली एट 27 डिग्री अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस सेम। देन कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स, दोनों जब रिवर्सिबली कराया तब भी और जब इरिवर्सिबली कराया तब भी। इरिवर्सिबल मतलब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल। तो आप जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले फर्स्ट डेल्टा एस सिस्टम। तो डेल्टा एस सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा NR/ln V फाइनल बाय V इनिशियल, और इसे हम पलट कर लिख सकते हैं NR/ln P इनिशियल बाय P फाइनल, राइट। जब हमने इसे ऐसे लिखा तो ये हमारे पास आया। फर्स्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं A पार्ट, तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू R/ln P इनिशियल बाय P फाइनल, तो ये हो गया ln 5, 5R/ln 5। ये हमारा डेल्टा एस सिस्टम हो गया। अच्छा B डेल्टा एस सराउंडिंग, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। क्यों लिख देंगे? क्योंकि प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, राइट। कुछ लोगों को लगता है सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो जरा इसका फॉर्मूला देख लें। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, राइट, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। क्यू सिस्टम रिवर्सिबल होगा, और थर्मोडाइनमिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 होगा आइडियल गैस के लिए, और डेल्टा यू जब 0 है तो माइनस क्यू बराबर हो जाएगा आपका W। तो W रिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग, और आइसोथर्मल है तो ये टी सिस्टम के बराबर। W रिवर्सिबल क्या होता है, माइनस NR/ln V फाइनल बाय V इनिशियल अपॉन NRT अपॉन T कैंसिल, राइट। तो क्या बच गया ये, माइनस NR/ln V फाइनल बाय V इनिशियल। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस डेल्टा एस सिस्टम के बराबर हो गया। अब अगर डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एस सिस्टम के बराबर है तो डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल का डेल्टा एस हमेशा इक्वल टू 0 ही आता है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं लेकिन साइन वाइज अपोजिट होते हैं। ये तो बात हो गई रिवर्सिबल की। अब बात करें इरिवर्सिबल की, तो जब इरिवर्सिबल की बात करोगे तो डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल बराबर हो गया डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो रिवर्सिबल में जाए चाहे रिवर्सिबल मैनर में जाए, बात बराबर होनी है। तो ये इरिवर्सिबल का डेल्टा एस सिस्टम क्या हो गया, फिर से 5R/ln 5। अब जब बात करेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग की, तो डेल्टा एस सराउंडिंग
ये नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, तो हम यहां पर आ जाते हैं माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, और जब माइनस क्यू सिस्टम की बात होगी तो ये आ जाएगा W, और प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग, और जब W इरिवर्सिबल लिखना होगा तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर 2 बार के, तो माइनस 2 बार इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T हमारा फिक्स है, राइट। आप उस T को अंदर ले जाएंगे तो V अपॉन टी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 2 बार V फाइनल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा आपका NR अपॉन P, N हमें दिया हुआ है 5, R अपॉन P हो गया आपका फाइनल वाला P2 माइनस 5R अपॉन इनिशियल प्रेशर, 10 बार आपका कैंसिल हो गया होगा, राइट। इसको बाहर ले आए तो ये हो गया 10R माइनस अंदर चला गया तो 1/10 माइनस 1/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। और अब आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 5/10 1/10 तो 4/10, तो दिस इज माइनस 4R, ये आपका डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया, एंड देन C डेल्टा एस यूनिवर्स जो कि दोनों का सम होना है, डेल्टा एस तंत्र सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम कितना है 5R ln5 माइनस तंत्र सराउंडिंग कितना है परिवेश का माइनस 4R। आप सॉल्व करेंगे ये दोनों कभी भी इक्वल टू 0, इनका सम नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस तरह से 2 सिंपल फंडामेंटल हमने यहाँ पर सीखे। पहला, एंट्रोपी क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो चाहे रिवर्सिबली जाए चाहे इरिवर्सिबली जाए सिस्टम का एंट्रोपी चेंज सेम होगा अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम है तो। दूसरा, रिवर्सिबल का टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा 0 आएगा, यानी रिवर्सिबल में सराउंडिंग का एंट्रोपी हमेशा माइनस डेल्टा एस सिस्टम के बराबर होगा। इरिवर्सिबल में सराउंडिंग का एंट्रोपी कभी भी माइनस डेल्टा एस सिस्टम के बराबर नहीं होगा, मीन्स टू से डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल यहाँ पर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इनफैक्ट ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वास्तव में होने वाली प्रोसेसेस हैं, और जब वास्तव में होने वाली प्रोसेस है तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आता है। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। ये वर्क डन के सवालों के बाद ये मैंने एंट्रोपी का पहला सवाल लिया। आइए एंट्रोपी के कुछ और सवालों का डिस्कशन करें। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रोपी चेंज इन accompanying the transfer of 12,000 heat from a body A at 327 degree Celsius to a body B at 127 degree Celsius। सवाल एंट्रोपी चेंज का है। एक बॉडी ये है आपके पास और एक बॉडी ये B है आपके पास। A से B की तरफ हीट जा रहा है। कितना हीट जा रहा है? 12 किलो जूल आप लिख सकते हैं इसे। A का टेम्परेचर TA जो है वो है 327 डिग्री सेल्सियस और TB जो है वो है 127 डिग्री सेल्सियस। आपको इस प्रोसेस का डेल्टा एस निकालना है। अब इसमें 2 डेल्टा एस होंगे। एक तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा A का एंट्रोपी चेंज और एक हो जाएगा B का एंट्रोपी चेंज। दोनों का एंट्रोपी चेंज निकालो और जोड़ दो तो हमें इस टोटल पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। अब A का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो डेल्टा एस A बराबर क्या हो जाएगा, QA अपॉन TA, राइट। और डेल्टा एस A जब आप सॉल्व करेंगे QA अपॉन TA, तो डेल्टा एस A में QA आएगा। इसके लिए यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय TA, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे
सो ये हो गया 600। सो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है -20 जूल पर केल्विन। ये तो डेल्टा एस ए आ गया। डेल्टा एस बी की बात करें तो डेल्टा एस बी हो जाएगा QB अपॉन TB। अब इसके लिए यही QB प्लस 12,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 400। सो दिस गिव्स अस 30 जूल पर केल्विन। नाउ टोटल एंट्रोपी, तो डेल्टा एस सिस्टम का टोटल एंट्रोपी हो गया डेल्टा एस ए -20 प्लस 30। सो द फाइनल आंसर विल बी टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बी 10 जूल पर केल्विन। इसका फंडामेंटल बस इतना ही है। दो बॉडीज में जब हीट ट्रांसफर हो रही हो तो हम इस तरह की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा है, ये करने के लिए इसका सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, बट हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो विल अज्यूम कि इट इज नॉट एक्सचेंजिंग एनी हीट विद द सराउंडिंग, इसलिए हमने डायरेक्ट इन दोनों का हीट एक्सचेंज करके आंसर किया है। राइट, इस तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए। एंट्रोपी में जब दो बॉडीज हीट एक्सचेंज करती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस के सवाल भी आते हैं। राइट, समय की उपलब्धता नहीं होने से मैं वो सवाल तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ और एंट्रोपी के सवाल आइए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंट्रोपी का ही सवाल है फिर से। यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में एक कर्व दिया हुआ है। राइट, 1 मोल सब्सटेंस के लिए ये कर्व दिया हुआ है। डेल्टा एच वेपराइजेशन और डेल्टा एच फ्यूजन आपसे पूछा है, अलग अलग डाटा यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये ऐसे कर्व पढ़ने आने चाहिए ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ पाएं। ध्यान से देखिए, ये जो कर्वेचर वाला हिस्सा है ये तो हीटिंग बता रहा है, जैसे ये सॉलिड की हीटिंग बता रहा है। फिर जब टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ फेज चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। फिर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा, केवल उसमें सिंपल हीटिंग हो रही है। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जब आप बात कर रहे हैं तो फेज चेंज हो रहा है, फिर सिंपल हीटिंग हो रही है। इस तरह का आपका कर्व है। तो हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम मान सकते हैं कि ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड टू लिक्विड, ये लिक्विड है, एंड दिस इज लिक्विड टू गैस, और ये फाइनली गैस का हीटिंग है, इस तरह का है। अब जरा हम ध्यान से देखें, मुझे पूछा है डेल्टा एच वेपराइजेशन और डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन कैसे आएगा, तो हमें क्या इस सब्सटेंस के 1 मोल के, मान लीजिए ये सब्सटेंस E है, तो E सॉलिड से E लिक्विड का क्या एंट्रोपी चेंज पता है? यस। अगर हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा एच फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन का एंट्रोपी चेंज आ रहा है आपका 200 जूल पर केल्विन। ग्राफ में हमने माइनस कर दिया, 300 माइनस 100, 200 जूल पर केल्विन। क्या आप डेल्टा एच फ्यूजन का फॉर्मूला जानते हैं? यस। क्या हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन बराबर हो गया डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें मेल्टिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं, तो जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग हो रही है वही आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो 200 केल्विन पर ये प्रोसेस हो रहा है। राइट, तो आप जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 200 जूल पर केल्विन डेल्टा एस का वैल्यू बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 200 केल्विन। राइट, तो यहाँ से डेल्टा एच फ्यूजन आ गया आपके पास। डेल्टा एच फ्यूजन जब आपने इसे इधर ले गया तो 200 इंटू 200 जूल्स, और किलो जूल में अगर हम आंसर करें सो दिस बिकम्स 40 किलो जूल। ये आपका पर मोल डेल्टा एच फ्यूजन आ गया, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम आइडिया हमें मिल ही गया, ई लिक्विड टू ई गैस वेपराइजेशन यहाँ दिख रहा है, ये क्या होगा? तो डेल्टा एस वेपराइजेशन अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे इसे 450 माइनस 400 विच इज 50 जूल पर केल्विन। राइट, अब जब हमने इसे 400 450 के हिसाब से लिखा, राइट, तो इसे लिखेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो 300 है। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या आ गया बच्चों? ये आ गया आपके पास 50 इंटू 300, राइट, दिस गिव्स अस 6 किलो जूल पर मोल।
राइट, 1 मोल के लिए इसलिए पर मोल। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन मिल गया हमें, डेल्टा एच फ्यूजन मिल गया। इस तरह की कहानी हमारे पास ये आ गई। और ये एक सिंपल सवाल फेज चेंज का, जिसका एंट्रोपी हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया। तो ग्राफिकल कैलकुलेशन में इस तरह से आप एंट्रोपी चेंज के सवाल कर सकते हैं, राइट। आइए कुछ और सेक्शन जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के बचे उनके भी इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिब्स फ्री एनर्जी पर बेस्ड है। कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज जी इन किलोजूल जब 26 ग्राम 26 ग्राम इथेनॉल लिक्विड जिसका डेंसिटी 0.78 ग्राम पर ml है हैज बीन कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 बार टू 3000 1 बार। किलोजूल में आपका आंसर देना है। जी की बात कर रहे हैं, आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो जी बराबर होता है वैसे H माइनस TS, या आप लिखते हैं dg बराबर VdP माइनस SdT, क्योंकि आइसोथर्मल की बात हो रही है, राइट। तो आइसोथर्मल में हमारे पास dt 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल VdP। और लिक्विड की बात हो रही है तो वॉल्यूम और प्रेशर का कोई संबंध नहीं है, तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा V डेल्टा P डायरेक्ट। ये केवल किसके लिए, जहां पर वॉल्यूम और प्रेशर में आपस में कोई लेना देना नहीं हो। आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो डेल्टा जी बराबर, तो वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 26 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी ग्राम पर ml। मुझे किलोजूल में चाहिए तो मैंने इसका यूनिट कन्वर्जन कर दिया, 10⁻⁻6 ml मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ml। 1 ml में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होंगे, इनटू डेल्टा पी। डेल्टा पी पी फाइनल विच इज 3001 माइनस 1 बार, और बार को हमने पास्कल में बदल दिया विच इज SI यूनिट, तो 10⁵। बहुत सिंपल इक्वेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, और तो 26/78 इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml से ml कैंसिल, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, केवल यहाँ से लेकर आगे बढ़े, मल्टीप्लाइड बाय 3000 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सिंपल हो गया, दैट इज 13 से 2/6 1/3, राइट। 3 से 3 कैंसिल, सो 1000 10⁵ 10⁻², राइट। तो 10⁻10 10⁻4 जूल, और किलो जूल में तो 10 किलो जूल आपका फाइनल इसका आंसर आ गया डेल्टा जी का। फेज चेंज का डेल्टा जी, सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के आसान आसान सवाल आप फेज चेंज के डेल्टा जी पर कर सकते हैं, ठीक। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स फ्री एनर्जी का ये एक और सवाल है जिसमें फेज चेंज हो रहा है। सवाल ये है, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड। H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर से 100 डिग्री सेल्सियस 0.5 एटमॉस्फेयर पे। आप इसका डेल्टा जी कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, तो आपको देखें प्रेशर चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, तो आप सिंपल देख सकते हैं कि H2O लिक्विड को पहले H2O गैस में बदल लो, प्रेशर कांस्टेंट रखो, तो 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। फिर आप इस गैस को टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर वेरिएशन का डेल्टा जी कैलकुलेट करो, राइट। तो आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे ये इक्विलिब्रियम होता है, और अगर ये इक्विलिब्रियम होता है तो हम जानते हैं डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम ये 0 हो जाएगा, इसका डेल्टा जी तो 0 हो गया, और इसका डेल्टा जी गैस है, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वो फिर से VdP इंटीग्रेशन होगा, और क्योंकि गैस है तो आप वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा nRT/P dP/P इंटीग्रेशन 1 to 0.5। सो ये डेल्टा जी हमें मिल रहा होगा, n 1 मोल की बात कर रहे हैं, इंटू R, किलो जूल या जूल में आंसर करना है तो 25/3, टेम्परेचर 100 डिग्री दैट इज 373, इंटू इंटीग्रेशन करेंगे तो ln फाइनल बाय P इनिशियल, तो P फाइनल 0.5 P इनिशियल 1, ये हमारा आंसर आया। तो डेल्टा जी बराबर हमारे पास हो गया 25/3
इंटू 373 इंटू ln, राइट। अब ये 1/2 हो गया, तो ln ऑफ 1/2, दैट विल बी द फाइनल आंसर. दिस प्लस दिस will be the final answer for this conversion, that is 1 mole of water into 1 mole of steam from 100 degree Celsius 1 atmosphere to 100 degree Celsius 0.5 atmosphere. ये सवाल मैंने समय क्या कमी के कारण थोड़ा छोटा लिया है. मैं इसका टेम्परेचर भी पीछे ले सकता था, आइस से भी शुरू कर सकता था. तो आपको वही जब तक आइस है तब तक तो सॉलिड का डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, फिर फेस कन्वर्जन का डेल्टा जी करना है, तो इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ब्रेक कर लेंगे, वो डेल्टा जी 0 कर देंगे और फिर इस तरह के अलग अलग फेज में आगे हम बढ़ते रहेंगे. इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है. जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के जो पूछे जा सकते हैं एडवांस में वो कवर करने की कोशिश की है. फिर भी कोई रह गया हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उन्हें ज़रूर कवर करूँगा. थर्मोडायनेमिक्स के बाद बच्चों आओ आज हम इसी लेक्चर में कुछ सवाल थर्मोकेमिस्ट्री के भी डिस्कस कर लेते हैं जो एडवांस के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं. तो आइए बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ सवालों की. थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चों पहला कॉन्सेप्ट किरचॉफ इक्वेशन हम लोग पढ़ाते हैं. किरचॉफ इक्वेशन दो अलग अलग टेम्परेचर की डेल्टा एच या डेल्टा एस में रिलेशन बताने में काम आता है. मैं डेल्टा एच को लेकर उसका सवाल बना के लाया हूँ. सबसे पहले तो मैं आपके लिए सवाल सॉल्व करने के पहले सवाल पढ़ता हूँ. क्या है सवाल? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस. तो आपको डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ आइस निकालना है कब? -10 डिग्री सेल्सियस पर. और डेल्टा एच फ्यूजन एट 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है. फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको. तो दो अलग अलग टेम्परेचर के डेल्टा एच का रिलेशन किरचॉफ में होता है. तो सबसे पहले आइए किरचॉफ लिख लेते हैं. किरचॉफ क्या होता है? डेल्टा एच एट T2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एट T1 प्लस डेल्टा CP डेल्टा NCP dt इंटीग्रेशन T1 टू T2. ये फाइनल किरचॉफ इक्वेशन होता है. डेल्टा NCP जो भी आपकी प्रोसेस है उसके CP's का चेंज, राइट, उसके रिस्पेक्ट में. तो आप मान लीजिए डेल्टा एच T2 मैंने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा एच -10 डिग्री सेल्सियस. फ्यूजन ऑफ आइस की बात हम लोग कर रहे हैं. तो फ्यूजन ऑफ आइस में आइस टू वाटर, तो डेल्टा NCP आपका हो जाएगा CP ऑफ वाटर माइनस CP ऑफ आइस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इसमें हम कर रहे होते हैं. वाटर और आइस का CP हमें दिया हुआ है क्या? 75.3 माइनस 37.6, राइट. सॉल्व कर लेंगे इसे. सो दैट विल बी 0.7 एंड देन 7, राइट, एंड देन 3. सो 37.7 हमारा आंसर आ गया जूल पर केल्विन डेल्टा CP. तो 37.7. अब क्योंकि लिक्विड और सॉलिड है तो CP का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो डेल्टा NCP बाहर और ये हो जाएगा T2 माइनस T1. तो T2 माइनस T1, T2 हमने माना है 0 डिग्री सेल्सियस 273 माइनस T1 माना है -10, तो -10 हो गया यानी 263 केल्विन. अब हमें डेल्टा एच -10 डिग्री सेल्सियस फ्यूजन का निकालना है. -10 डिग्री सेल्सियस पर क्या आ जाएगा? तो इसे इधर रहने दो, इधर ले जाओ. 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? तो 6000, राइट, जूल पर मोल आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है. ये इधर गया तो माइनस का हो गया और इसे 377 आप लिख सकते हैं. दिस विल बी इतना जूल पर मोल. जब आप ये फाइनल आंसर कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6000 में से 377 आपने माइनस करना है. तो ये हो गया 5623 जूल पर मोल, या आप इसे लिख सकते हैं 5.623 किलो जूल पर मोल. दैट विल बी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो ये पहला सवाल किरचॉफ पर. ये बच्चों किरचॉफ इक्वेशन है
आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। कुछ लोग इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी लिख देते हैं, डेल्टा एच टी टू डेल्टा एच टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन बराबर सी पी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सी पी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह का किरचॉफ इक्वेशन का यूज एंट्रोपी में भी किया जा सकता है, पर मैंने एंथैल्पी पर ही इसका सवाल लिया है। आइए कुछ और बॉन्ड एनर्जी, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह के, थर्मोडायनेमिक्स के, थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कैलोरीमीटर पर है, पर जो कैलोरीमीटर मैंने सेलेक्ट किया है आपके सवाल के लिए वो सेलेक्ट किया आइस कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन रिएक्शन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट लिबरेटेड डेल्टा ई के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट लिबरेटेड डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। फिर हम डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आज यहाँ पर आइस कैलोरीमीटर लिया है। आइस कैलोरीमीटर में बेसिकली क्या होता है, आइस वाटर मिक्सचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब भी कोई रिएक्शन होती है राइट, तो रिएक्शन की जो हीट लिबरेट होती है वो आइस को मेल्ट कराने में काम आती है, और जितना आइस आपका मेल्ट कर गया उसी से आप रिएक्शन के एंथैल्पी के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। तो यहाँ वो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का कोई फंडा नहीं है, गैसियस रिएक्शन भी नहीं है। मैंने एक रिएक्शन कराई है जो कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की फैमिलियर रिएक्शन लग रही होगी। जेई का टिपिकल टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट है, लगता किसी और चैप्टर का है किसी और का, और लेकिन है बहुत आसान। डेल्टा एच इस रिएक्शन का निकालना है। डाटा क्या गिवन है कि जब आप 0.1 मिलीमोल की रिएक्शन करा लेते हैं, यानी 0.1 मिलीमोल Ag प्लस एक्वस को प्रेसिपिटेट करा देते हैं राइट, तो 0.2 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपके पास सिंपल बॉम्ब कैलोरीमीटर में कहानी होती है क्या कि डेल्टा एच अगर पर मोल में निकालना है तो पहले तो ये देखते हैं कितने मास ने कितना, तो मिलीमोल ने 0.1 मिलीमोल ने 0.2 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट कराया। तो हीट डायरेक्ट लिखेंगे, हीट लिबरेटेड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ 0.1 मिलीमोल इज इक्वल्स टू, तो 0.2 ग्राम, और हमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम। सो दिस गिव्स अस 0.2 से 2 कैंसिल, दैट इज 16 कैलोरी फ्रॉम 0.1 millimole. Therefore, the heat liberated by precipitation of 1 mole, ध्यान से देखना मिली और मोल, तो 16 कैलोरी बाय 0.1 मिलीमोल या 0.1 into 10⁻³ mole multiplied by 1 mole, right? So this comes out to be 10⁻⁴, so 16 into 10⁴ कैलोरी पर मोल, और आप इसे किलो कैलोरी में लिख सकते हैं। सो दिस इज 160 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज द हीट लिबरेटेड, बट वी हैव बीन आस्क्ड फॉर डेल्टा एच। सो अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है और डेल्टा एच ऑप्शन में दिया है प्लस और माइनस दोनों, तो आंसर होगा -160 किलो कैलोरी पर मोल। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं, मैंने आइस कैलोरीमीटर का सवाल कराया है। बॉम्ब कैलोरीमीटर के जेई में आ भी चुके हैं, संभावनाएं कम है और अच्छे से पढ़ाया भी जाता है क्लासेस में, तो उसके हो सकता है रिवीजन की बहुत आवश्यकता नहीं हो। तो अनदर टाइप ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज आइस कैलोरीमीटर। होपफुली ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल डिट्टो सवाल है, कुछ नहीं करना, वहाँ पर मास दिया रहता है तो मास से हम सॉल्व करके मोल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक्स पर थर्मोकेमिस्ट्री में एक सवाल और हम लेते हैं जो कि बॉन्ड एंथैल्पीज और न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड होगा, राइट, ताकि हमारे चैप्टर के सारे मेन एंथैल्पीज कवर हो जाएं। थर्मोकेमिस्ट्री का बच्चों ये एक और सवाल है जो कि बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। Ag+ और Br- एक्वस मिलकर AgBr सॉलिड बना रहे हैं। रिएक्शन का एंथैल्पी हमें दिया हुआ है। Ag+ और Br- एक्वस दोनों आयंस के फॉर्मेशन के एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड का रेशो हमें दिया हुआ है, लेकिन दोनों अपोजिट साइन है, हम जानते हैं कटायन के फॉर्मेशन में,
एब्जॉर्प्शन होगा और अनायन में हमारे पास लिबरेशन होगा। और AgBr सॉलिड का फॉर्मेशन का वैल्यू हमें दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस हमें चाहिए, राइट। तो मान लेते हैं डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस एक्वस आपका 8x है, तो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ Br माइनस एक्वस आपका -9x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट होना है। इसका फॉर्मेशन हमें दिया ही हुआ है। रिएक्शन की बात करते हैं तो Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस से मिल रहा है AgBr सॉलिड। इस रिएक्शन का डेल्टा H हो जाएगा, तो इसका फॉर्मेशन जो कि हमें लिखा है -99.6 माइनस इसका फॉर्मेशन माइनस इसका फॉर्मेशन माइनस माइनस हो गया प्लस बराबर रिएक्शन का एंथैल्पी जो कि लिखा है -84.6। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 99.6 माइनस 84.6 दैट इज 15। x का वैल्यू 15 आ गया, तो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस एक्वस ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 8 दैट इज 120, और ये सारी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में थी, तो ये फाइनल वैल्यू भी आपका आ गया किलो जूल पर मोल में। तो इस तरह से आप थर्मोकेमिस्ट्री के कई सवाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट वन बॉन्ड एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन और कैलोरीमीटर के सवाल हैं, ठीक, उस पर हम बात कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी पर बहुत सिंपल कहानी होती है, राइट। न्यूट्रलाइजेशन में मैंने आज के लेक्चर में क्वेश्चन तो नहीं लिया, बट मैं एक फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं दैट डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस आपका हमेशा फिक्स होता है। ये दिया रहता है, आप नहीं दिया रहे तो -13.6 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड के फॉर्म में आप बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन फिक्स लिखते हैं H प्लस OH माइनस एक्वस फॉर्म्स H2O लिक्विड। लेकिन जब वीक एसिड वगैरह आ जाते हैं तो आपको इसे चेंज करना पड़ता है, आयनाइजेशन इसमें पिक्चर में आ जाता है। तो डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग जब आप लिख रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, एक तो ये वैल्यू या वैल्यू अगर अलग अलग दिया हो तो हम लिख लें न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस डेल्टा H नॉट आयोनाइजेशन ऑफ वीक इनटू 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक होता है, ये आपको याद रखना है। वीक चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों हो सकता है। दोनों वीक होंगे तो दोनों के वीक के लिए आ जाएंगे डेल्टा H नॉट वीक एसिड 1 माइनस अल्फा, डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस इनटू 1 माइनस अल्फा, और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। टाइम कम था तो हम लोग इसका क्वेश्चन नहीं ले पाए, तो मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है। इस फॉर्मूले से कैसा भी सवाल आ जाए, एडवांस में आए चाहे मोर देन एडवांस में आए, हर तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके रिवीजन क्वेश्चंस जिनसे आपका चैप्टर थोरोली रिवाइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के बाद हम रिवाइज कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के कुछ सवाल। सॉलिड स्टेट वैसे तो बहुत आसान चैप्टर है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर आपको SC, BCC, HCP वगैरह के सारे पैरामीटर्स की सारी चीज़ें याद हैं तो राइट, बिल्कुल आसान चैप्टर है। अगर हमें सारी चीज़ें याद है तो समझ में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में हमने बढ़िया से चीज़ें रटी हुई हैं तो भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं आती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सॉलिड स्टेट के सवालों को किसी और दूसरे चैप्टर से मर्ज करके फिर आपके सामने सवाल रिप्रेजेंट करूं। तो ये जो पहला सवाल मैं आपके सामने
लेकर आया हूँ, वो बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो एक तरह से आपको दोनों ही चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी सवाल बहुत आसान है, आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। An ideal solution at 25 degree Celsius is prepared by dissolving 0.4 kilogram of non-volatile non-electrolyte solid AB having rock salt structure in a solution containing 5 moles of liquid P and 20 moles of liquid Q at 25 degree Celsius. Vapor pressure of pure liquid P is 100 torr and vapor pressure of pure liquid Q is 200 torr, and the vapor pressure of solution is found to be 150 torr. Radius of A plus from the solid AB is 100 root 2 picometer. Now we have to calculate molecular weight of solid AB and density of solid AB. Na का वैल्यू अगर ज़रूरत पड़ता है तो 6 × 10⁻23 लेना है। सबसे पहले तो बेसिक्स पर आते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो बस हमें इतना ही काम है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप सब जानते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर कोई एक FCC बनाता है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करता है। तो हम सबसे पहले इस पर चलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मीन्स टू से NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? तो मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए B माइनस का FCC है, किसी का भी FCC होता है, अल्टरनेट शिफ्ट हो जाते हैं, आपको पता है, एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की कहानी Ra प्लस Rb माइनस बराबर A/2। आपको पता है एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल बनता है। दूसरा अगर मान लीजिए मैं कटायन का FCC मानूँ, तो कटायन का FCC मानूंगा तो 4Ra प्लस बराबर हमें मिल जाएगा √2a, फेस डायगोनल का लेंथ दैट इज √2a, फेस डायगोनल के अलोंग ये टच कर रहे होंगे, राइट। ये हमारी दो कंडीशन है। आपको Ra प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब हम A कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें Ra प्लस दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट A। कैसे? सो द A विल बी 4/√2 into Ra which has been given to us 100√2 picometer, right? तो इस तरह से हमारे पास Ra आ जाएगा। A is found to be 400 picometer, राइट। सो ये हमारी इक्वेशंस हो गई और उसके बिहाफ पर हम बात कर सकते हैं। तो A का वैल्यू हमें मिल गया कितना? 400 पिकोमीटर। A का वैल्यू हमारे पास एंगस्ट्रॉम में अगर हम लिखना चाहते हैं तो एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास A का वैल्यू आ गया। पर हमसे पहला सवाल पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड AB, तो यहाँ से तो हमें A मिला जो कि डेंसिटी में काम आ रहा होगा। मॉलिक्यूलर वेट के लिए आइए लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, P सॉल्यूशन बराबर XA P0 A का प्रेशर प्लस XB P0B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारे पास A और B की जगह यहाँ लिक्विड P और Q हैं। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें कितना दिया हुआ है 150 torr विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड P इंटू P0 ऑफ प्योर P प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड Q इंटू P0 ऑफ लिक्विड Q, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर Q। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 150 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। तो P के मोल हमारे पास कितने हैं? 5, राइट। अच्छा, टोटल मोल कितने हैं? तो 5 इसके, 20 इसके, 25 और कुछ AB के मोल भी होंगे। वी डू नॉट नो अबाउट द मोल्स ऑफ AB बिकॉज हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पर मोल मान लिए AB के N। तो ये हो गया 5/25 प्लस N, दैट इज सॉलिड AB के मोल हैं N, और P0P ये हमारा कितना है 100, राइट, प्लस 20 फिर से 25 प्लस N इंटू P0Q, ये हमारा कितना है 200। सॉल्व कर लेंगे इसे, राइट। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 3, 1 and 4 एंड दिस इज विल बी
So that is 75 plus 3n is equals to 100 plus 80, ये हमें मिल रहा होगा. So the n will be 105 upon 3. This will be the final value. Sorry, that will be 5 into 2, 10, right? So this is 5 into 2, 10, and 20 into 4, 80. So that is 90 minus 75 by 3. So this gives us 15 by 3, therefore 5 moles of AB. अब जब हमें मोल्स पता हैं AB के कितने हैं, 5 मोल हैं, तो हम आगे बात कर सकते हैं AB के मोलिकुलर वेट की. तो मोलिकुलर वेट के लिए आप लिखेंगे मोल्स ऑफ AB सॉलिड इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड AB अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ AB. तो मोलिकुलर वेट ऑफ AB हो जाएगा मास ऑफ AB 0.4 किलोग्राम, ग्राम में रखेंगे तो इट विल बी 400 ग्राम divided by moles, which is 5 mole. So the molecular weight or molar mass will be 80 gram per mole, or we can say 80 AMU will be the molecular weight. तो ये हमारा पहला सवाल हो गया या पहला पार्ट हो गया, molecular weight of solid AB. Now the density. So density की जब हम बात करेंगे तो density का फॉर्मूला होता है density is equals to Z into molecular weight, जिसे ग्राम molecular mass अपॉन Na इंटू ए क्यूब. FCC है तो हमें Z पता है कितना होगा 4, राइट. डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है तो Z इज़ 4, मोलिकुलर वेट इज़ 80 डिवाइड बाय Na जो कि 6 इंटू 10⁻23 दिया है, और ए क्यूब ए है 4 एंगस्ट्रॉम, सो 4 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब. सॉल्व कर लेंगे इसे. सो D इज इक्वल्स टू, सो दैट विल बी 4 इंटू 4 16 इंटू 4, 1 4 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 अपॉन 6 इंटू 10⁻24 माइनस 23. सो दिस इज 50 अपॉन 6 ग्राम पर ml और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड AB. तो देखिए एक तरह से हमने सॉलिड स्टेट मिक्स किया लिक्विड सॉल्यूशन में. लिक्विड सॉल्यूशन का थोड़ा सा फंडा था, आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन इक्वली बैलेंस्ड है बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड द लिक्विड सॉल्यूशन. सवाल अच्छा है, राइट. ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, दूसरे बाकी हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेंसिटी वगैरह के. सिंपल कहानी है, राइट. आइए कुछ और सवाल सॉलिड स्टेट के लेते हैं. बच्चों एक और सवाल है. सवाल की फील जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से लिक्विड सॉल्यूशन जैसी आएगी, लेकिन अब की बार ये लिक्विड सॉल्यूशन का सवाल नहीं है. ऐसे सवाल जेई ने 2007-8 के समय काफ़ी पूछे. चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन वगैरह के, एक्टिवेटेड चारकोल पे एसिटिक एसिड वगैरह के, ऐसे सवाल रेगुलरली पूछते हैं. दे ट्रीट देम एज ए क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट, बट ये एक तरह से जनरल केमिस्ट्री के सवाल भी कहे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको केवल और केवल मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करना होता है कि कौन कितना एरिया कवर करेगा, कौन कितना नहीं. लास्ट ईयर भी उन्होंने वॉच ग्लास का एक सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने लेयर फॉर्म करवाई थी. तो ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है. आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है. व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 256, इन बेंजीन हैविंग 5.12 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर, राइट. बेंजीन में एक ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया गया जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है. कॉन्सेंट्रेशन उस एसिड का बेंजीन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 5.12 ग्राम पर लीटर. इट्स ड्रॉप्ड ऑन वाटर सरफेस. द बेंजीन, जैसे ही हमने उस सॉल्यूशन को वाटर सरफेस पे ड्रॉप किया, द बेंजीन इवोपोरेट्स एंड द एसिड फॉर्म्स मोनोलेयर फिल्म ऑन द वाटर सरफेस. द एरिया कवर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड is 1.54 nanometer square. Then calculate approximate density of an acid molecule. The volume of solution, that benzene acid solution required to be dropped on water surface to cover a surface area of 1848 centimeter square. Right? तो पहले सवाल से शुरू करते हैं हम लोग. क्या कहता है पहला सवाल? आपको approximate density of an acid molecule
बताना है एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, तो अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी आ जाएगा, राइट। तो आइए बात करते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के लिए इसके मॉलिक्यूल का रेडियस चाहिए। रेडियस कहाँ से आएगा, हमें दिया हुआ है द एरिया कवर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज दिस। अब हमें बोला है लास्ट में अज्यूम एसिड मॉलिक्यूल टू बी स्फेरिकल। अगर एसिड मॉलिक्यूल स्फेरिकल है, ध्यान से देखना, तो ये एक स्फेयर हो गया। हम सब जानते हैं कि इसका एरिया जो ये इधर ग्राउंड पर कवर करेगा वो कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो कोई भी एसिड मॉलिक्यूल इतना एरिया कवर कर रहा होता है, और आप सब जानते हैं अगर ये रेडियस आर है तो दिस एरिया इज, ये पूरा एरिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 1.54 नैनोमीटर। तो पाई आर स्क्वायर इज 1.54 नैनोमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई का वैल्यू रखते हैं और बाकी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 1.54 को आप लिख सकते हैं 22 × 7 × 10⁻² नैनोमीटर स्क्वायर, right? So we'll have r square is equals to 7 square into 10⁻² nanometer square. Therefore, r will have 7 into 10⁻1 nanometer, or we can say 10⁻9, 10⁻9 into 10⁻1. So 7 angstrom will be the radius of molecule. That is the radius of molecule. Now we be requiring to calculate density of acid molecule. So mass of one molecule divided by density. और आप पूरे एसिड का डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट विच इज 256, बट दिस इज ग्राम में अगर हम लिख रहे होंगे तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज नाउ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल विच विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. अब बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सॉल्व कर लेंगे. तो 256 डिवाइडेड बाय 6 into 10⁻23 into 4/3 into pi, which is 22/7 r cube, which is 7 into 7 का स्क्वायर 49 into एंगस्ट्रॉम. मैं सेंटीमीटर में बात करूंगा तो -24 सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर ml में डेंसिटी आ जाएगा. सॉल्व कर सकते हैं हम इसे. So this is 2, right? Now the density will be equals to 256 upon 4 into 2, 8 into 2, 16 into 11 into 49, and that is 10⁻⁻1. So this becomes 10 over here, right? This will be the density in gram per centimeter cube. बाकी अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, right? तो कितना आ जाएगा? D is equals to, this is 16. So that is 160 divided by 11 into 49, right? That will be itna gram per centimeter cube will be the density. This is the final answer. Now after density we can calculate how much volume is required, right? उसे भी solve कर सकते हैं हम लोग easily. ये देखते हैं कितना होगा. So for volume आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, आप सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए इतने सरफेस एरिया के लिए. तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना है, टोटल सरफेस एरिया इतना कवर करना है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड will be total surface area to be covered अपॉन एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, राइट. तो ये यहाँ से हमने तो 1.54 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो आइए ज़रा इसे सॉल्व करते हैं. कितना आ रहा है? 22 का टेबल बोलेंगे. सो दैट विल बी 8 and 4 and this is 7, 10⁻⁴, 10⁻², so 10⁻16. So this will be, what is this? 12 into 10⁻16 molecules will be requiring. Now हमें इतने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं तो वॉल्यूम कितना चाहिए? तो आप सबसे पहले वॉल्यूम के लिए कोशिश करें कि मोलारिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लें. तो
तो हमारा अभी का मोलारिटी क्या हो गया 5.12 ग्राम पर लीटर, ये तो ग्राम पर लीटर में डिवाइडेड बाय अगर मॉलिक्यूलर वेट कर दूं तो मोल पर लीटर में आ जाएगा, सो दैट इज 256, सो दिस इज 0.02 मोल पर लीटर, दैट इज द मोलारिटी। अब हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो लेट जस्ट से द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज V लीटर, तो the moles required is 12 into 10 power 16 divided by 6 into 10 power 23. This much is the moles required. Moles will be molarity into volume in liter, that is V. यहाँ से V सॉल्व कर लेंगे, राइट, तो कितना आएगा V, यहाँ से जब हम V सॉल्व कर रहे होंगे तो V इज इक्वल्स टू 2 इधर ले गए, सो दैट इज 12 कैंसिल आउट, 10 पावर माइनस 2, सो दिस इज 10 पावर 21, 10 पावर 21 ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 5 लीटर विल बी द आंसर, और ml में लिखना होगा तो 10 पावर माइनस 2 ml विल बी द आंसर। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी एक तरह से सॉलिड स्टेट यूज तो नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल एडवांस में यूजुअली सॉलिड स्टेट में ही कवर किए जाते हैं, और आप मानकर चलिए ऐसे सवाल के आने की आजकल के सिनारियों में संभावनाएं ज़्यादा है। थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता है, जैसे ये मोनोलेयर बनाया तो इसको हेक्सागोनल मोनोलेयर बना के रेडियस वगैरह की कैलकुलेशन करा लो, वॉइड वगैरह की कैलकुलेशन करा लो, तो इस तरह से इनमें ट्विस्टिंग की जा सकती है। बाकी सवाल की लैंग्वेज से ही कई बार स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इस तरह की जो अजीबोगरीब लैंग्वेज लिखे देते हैं, जेईई एडवांस वालों का टिपिकल पैटर्न है, पर सवाल बहुत आसान है। आप देखिए, मैंने केवल मैथ्स अप्लाई किया है, वो भी सिंपल एरिया और वॉल्यूम वाला मैथ्स, राइट। आइए अब एक टिपिकल सॉलिड स्टेट का सवाल करते हैं जो सॉलिड स्टेट के टर्मिनोलॉजी पर टोटली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, डेंसिटी दिया हुआ है टेम्परेचर पर, एटॉमिक वॉल्यूम आर्गन का दिया हुआ है आपको, और व्हाट परसेंट ऑफ सॉलिड आर्गन इज अपेरेंटली एम्प्टी है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये आपका एटॉमिक वॉल्यूम है और ये डेंसिटी है। इस तरह की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। जरा ध्यान से देखिए, सवाल बहुत आसान है। डेंसिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको पता है, तो आप डेंसिटी मास निकाल सकते हैं। तो मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला, तो आपका मास कितना आ गया 5/3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब में ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज ml में, मल्टीप्लाइड बाय 1.6, दिस इज द मास ऑफ आर्गन इन ग्राम, डिवाइडेड बाय, अगर आप 1 मोल का मास बात करेंगे, 1 मोल ने कितना ऑक्यूपाई किया होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय Na, so that is 6 into 10⁻23, so this is the mass of 1 mole, और the total mass इतना, डिवाइडेड बाय 1 मोल का मास होता है कुछ इतना, ठीक। तो आप इस मास से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, सो दिस बिकम्स इंटू 100, परसेंटेज करना है तो दैट इज 2/5 इंटू 100, सो दिस इज 40%। नाउ द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस will be equal to 60%, राइट। सो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा। अब हमने इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, जरा ध्यान से देखना। ये तो पहले मैंने मास निकाला 1 मोल एटम्स का, ठीक, वॉल्यूम से, ठीक, लेकिन 1 मोल एटम का मास तो होता है 40, इसका मतलब कितना उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसका परसेंटेज डायरेक्ट आ गया आपके पास, और यहाँ से सॉल्व कर दिया। आप इसे वॉल्यूम के फॉर्मेट में भी कर सकते थे, तो वहाँ से भी आपका आंसर आ सकता था और डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते थे, राइट। मैंने मास से किया है, वन इन द सेम थिंग, सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट में एक सॉल्ट है HCl,
X कटायन है, Cl माइनस क्लोराइड है किसी 1.4 milligram of HCl is completely dissolved in some amount of water to form 2 liter solution. 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्ट डिजॉल्व किया. अगर इस सॉल्यूशन का pH 5 है और सॉल्ट सॉलिड स्टेट में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर अज्यूम करता है जहाँ पर X प्लस कटायन का रेडियस इतना है और क्लोराइड का रेडियस इतना है, देन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू जी एम एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू. ए हमें यहाँ से मिल ही जाएगा, यानी GMM निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें ऊपर की जानकारी काम में लेनी है. तो HCl Kb ऑफ XOH दिया है, इसका मतलब ये HCl में X प्लस कटायन जो है वो किसी बेस से आया है XOH, जो कि एक वीक बेस है. तो आप सब जानते हैं जब वीक बेस का कटायन बनता है तो वो बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड होता है उसका और वो वीक होता है तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है. तो आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो X प्लस एक्वस हमें मिल जाएगा XOH प्लस H प्लस, ये इसका हाइड्रोलिसिस हो गया होगा. 21.4 मिलीग्राम से कुछ इसके मोल्स आए होंगे और डिवाइड बाय 2, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कुछ C आया होगा जो इससे आएगा. इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ होगा, C माइनस सी अल्फा 0 0, लेकिन हमें इस C अल्फा का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ pH दिया हुआ है विच इज़ 5. सो pH 5 है तो इसका मतलब हो गया H प्लस जो कि बराबर C अल्फा है बराबर 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा. सो वी हैव द आंसर ऑफ 10 पावर माइनस C अल्फा दैट इज 10 पावर माइनस 5, बट वी डू नॉट नो अबाउट द C. सो हम इसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे. सो इसका जब इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो K इक्विलिब्रियम इसका हो जाएगा, क्योंकि कटायनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस वीक बेस, उसका K इक्विलिब्रियम या K हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा Kw अपॉन Kb of base XOH, and this hydrolysis constant will be equals to XOH concentration H plus concentration divided by X plus concentration. वाटर का हम लिखते नहीं है. सॉल्व करेंगे यहाँ से तो C अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया, C हमें नहीं पता. Kw 10 पावर माइनस 14, Kb 10 पावर माइनस 9 दिया हुआ है हमें Kb. XOH C अल्फा दैट इज 10 पावर माइनस 5, H plus 10 power minus 5 divided by X plus that is C minus C alpha. C alpha का वैल्यू मैंने फिर से रख दिया 10 power minus 5. C alpha काफ़ी कम आ रहा है इसलिए, और मुझे C के बारे में आइडिया नहीं है इसलिए मैं नेग्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ. तो दिस इज 10 power minus 5, तो एक 10 power minus 5 कैंसिल हो गया और C minus 10 power minus 5 बराबर आ रहा है 10 power minus 5. सो C इज इक्वल्स टू 2 into 10 power minus 5. अब देखिए कंपैरिजन में आ रहा है 50% के लगभग, इसलिए हमारा नेग्लेक्ट नहीं करना सही मेथड था. अब C का वैल्यू आ गया तो C इज मोल पर लीटर. व्हाट इज दिस, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर. अब आप इसे यूज कर सकते हैं. तो C इज इक्वल्स टू 2 into 10 power minus 5 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ HCl divided by volume which is 2 liter. So the moles of HCl will be equals to 4 into 10 power minus 5 मोल. 2 लीटर में हमने सॉल्यूशन लिया था. अब मोल को आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो द मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल्स टू, राइट, आप लिखेंगे यहाँ पर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. तो मास था 21.4 मिलीग्राम, तो ये 10 पावर माइनस 3 कर दिया, ग्राम हो गया. नाउ डिवाइड बाय मोल विच इज 4 into 10 पावर माइनस 5, राइट. सॉल्व कर लेंगे हम इसे. सो ये 5 ऊपर गया तो दैट बिकम्स 10 पावर प्लस 5, सो 100. सो दिस इज 2140 डिवाइड बाय 4, दिस गिव्स अस 535 gram per mole. That is the molecular weight. Now we have the molecular weight. We want to calculate density. So density will be equals to Z, which is FCC, rock salt structure, GMM, that is 535 divided by Na, 6 into 10 power 23 into A cube. अभी हमारे पास A नहीं है, A हम यहाँ से solve करेंगे. We know that in rock salt structure R plus
प्लस आर माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए बाई टू। तो हम यहाँ से ए निकाल लेंगे, तो आर प्लस प्लस आर ए माइनस, राइट, ए का वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 535 6 into 10 power 23, right, and the A will be equals to twice of 0.8 plus 1.7. So this A will be 1.7 plus 0.8, that will be 2.5 into 5 angstrom. So ये आपके सामने आ गया 5 angstrom. Now 5 angstrom, so 5 into 25 into 10 power minus 24. Now this will be the density. आप इसे easily solve कर सकते हैं, right? क्या आ जाएगा ये? So this is 2/3 और let's just say 20/3, पावर भी मैंने मैनेज कर दिया, right? 2/3, 20/3 और 5 से इसे उड़ाया तो this is 107 डिवाइड बाय 25 इतना ग्राम पर ml. So this is again 4/5, right? और अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास इजीली. सो 4/5 15 अकॉर्डिंगली आपको फाइनल आंसर मिल रहा होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी एंड द मोलिकुलर वेट. मैंने आयनिक से ट्विस्ट करके मोलिकुलर वेट दिया. किसी भी तरह से आप सॉलिड स्टेट का सवाल पूछ सकते हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, सॉलिड स्टेट में सवालों के बाद अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें या कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो सॉलिड स्टेट में आपको याद होनी ही चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे. उनके लिए मैं क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको डिटो वही चीज़ें बता रहा हूँ थ्योरेटिकल जो होती हैं, ताकि आपको वो अच्छे से याद रहें. तो बच्चों सवालों के बाद सॉलिड स्टेट के हम एक टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं. जरा ध्यान से देखो. टेट्राहेड्रल वॉइड में पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने टेट्राहेड्रल थोड़ा सा यहाँ आपके सामने बना कर रखा है. टेट्राहेड्रॉन है ये, ABCD रेगुलर टेट्राहेड्रन है. इसका मतलब है कि AC बराबर AB बराबर, सारी इसके एजेस बराबर हैं. अगर सारी बराबर है तो ट्राइंगल ACD इक्विलेटरल हो जाएगा और AE मीडियन या एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड जो भी आप कहें उसे, और G जो है सेंट्रोइड हो जाएगा जो कि 2:1 में AE को कट करेगा. उसी तरह BG जो है वो टेट्राहेड्रन का हाइट हो जाएगा और BG को पॉइंट O जो कि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन है वो 3:1 के रेशो में काटेगा. ये टेट्राहेड्रन का प्रॉपर्टी. बस इसी प्रॉपर्टी के बारे में हमें डिस्कस करना है जो आप शायद 10th में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसे यहाँ कैसे यूज़ करना है मैं बस वो आपको बता रहा हूँ. इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड का हाइट हमने निकाल लिया और कॉर्नर से इस सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड जिसे आप कह सकते हैं, ऑर्थो सेंटर भी कह सकते हैं, इक्विलेटरल है तो सब एक ही होंगे, L/√3 where L is the edge length of the triangle which is also the edge length of tetrahedral, right? So यहाँ पर हमें ये मिल गया. अब हम इस टेट्राहेड्रन में गए तो हमने ये ट्राइंगल लिया ABG ट्राइंगल. जब हमने यहाँ ड्रॉ किया ABG तो BG इज परपेंडिकुलर टू AG. डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है आपको 90 डिग्री में फील ना हो, लेकिन ये 90 डिग्री होगा. BG परपेंडिकुलर टू AG, तो हमने यहाँ पर AB हमें पता है एज लेंथ ऑफ द टेट्राहेड्रन. AG अभी कैलकुलेट किया, AB पता है. यहाँ से BG हमने सॉल्व कर लिया. वंस वी नो द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन फ्रॉम द वर्टेक्स. और हमें पता है ये सब जगह इक्वल होता है. कैसे कि अगर हम ये O ड्रॉ कर लें तो ये O बेसिकली ये हम केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, A, C एंड D. ये हमारा टेट्राहेड्रन होता है. तो ये पॉइंट O है. अगर मैं ये निकाल लूँगा तो मुझे ये सब पता लग जाएगा और यहाँ से मेरी सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी. तो ये हमारे पास एक तरह से ये आ गया. तो ये जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स और फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन आता है वो ये है. व्हाट इज L? L इज द एज लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रन. तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ 1.5 इंटू L. मैंने तो इसे हिंदी में याद किया हुआ है, आधा इंटू अंडर रूट ऑफ 1.5 इंटू एज लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रन. ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ तक तो आपको आता था और ये एक ज्योमेट्री है. ये मैंने क्यों बताया आपको, अगर ये समझना है तो इसके लिए बहुत सिंपल सी कहानी है. एक मैंने क्यूब लिया, उसमें फेस डायगोनल को मिलाते हुए एक टेट्राहेड्रन बना दिया कुछ इस तरह से. आप अगर रूम में हैं तो रूम में विजुलाइज कर सकते हैं. कॉर्नर सारे फेस डायगोनल के कॉर्नर को मिलाते जाइए. तो जैसे मैंने पहले ये फेस डायगोनल, ये वाला और ये वाला मिलाया तो एक ट्रायंगुलर बेस बना. फिर इन तीनों कोनों को मैंने एक पर्टिकुलर कोने से, मान लीजिए इससे मिला दिया, तो इस कोने से मिलाया, इससे ये मिलाया,
उससे भी ये मिला दिया, तो हमारे पास एक ट्राइंगुलर जो है वो बनकर आ गया, जिसका इसका एज लेंथ, टेट्राहेड्रन का एज लेंथ √2a होगा। इस फॉर्मूले में अगर ये √2a में रखता हूं तो इस टेट्राहेड्रन का सेंटर इस क्यूब में कहाँ आएगा, दैट इज √2a रख दिया हमने इस फॉर्मूले में, तो हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल पर आ रहा है, या आप कह सकते हैं इस क्यूब के सेंटर पर आ रहा है, बॉडी सेंटर पर, राइट। तो अगर फेस डायगोनल को मिलाकर किसी क्यूब में आप एक टेट्राहेड्रन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस टेट्राहेड्रन का सेंटर उस क्यूब के सेंटर पर आता है, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल का मतलब क्यूब का सेंटर। अब उसी तरह मैंने ए एज लेंथ वाले क्यूब में a/2 का एक क्यूब कंस्ट्रक्ट किया और टेट्राहेड्रन ड्रॉन किया, तो टेट्राहेड्रन जब फेस डायगोनल लूंगा तो a/2 का क्यूब है, फेस डायगोनल हो गया √2 into edge length of the cube which is a/2, तो √2 into a/2, so the edge length of the tetrahedron is a/√2. Now the center of this tetrahedron will be along the body diagonal and will be, this is half into under root of date into edge length which is a/√2, so this comes out to be √3a/4. Again at the center of this स्मॉलर क्यूब ऑफ एज लेंथ a/2, और अगर आप देखें तो बिगर क्यूब के बॉडी डायगोनल के 1/4 पर है, किस पर है, 1/4 पर। अब मैंने ये सारी कहानी क्यों बताई आपको, राइट, मैं आपको लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताना चाह रहा हूँ इन CCP स्ट्रक्चर, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। तो वो कैसे हम बात करेंगे, तो मान लीजिए मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, राइट। अब जब हमने ये क्यूब ड्रॉ किया तो लोकेशन ऑफ टेट्रा, मान लीजिए इस क्यूब में FCC है, तो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 1/4 अलोंग द बॉडी डायगोनल, मैंने ये एक बॉडी डायगोनल यहाँ पर बना दिया 1/4, तो लेट जस्ट से दिस इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, नाउ दिस हाफ अगेन वी कट दिस इनटू 2 पार्ट्स, सो दिस इज 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल, सो √3a/4, √3a/4 हमें ऐसे चलना हो, इसके लिए मुझे आवश्यक है कि मैं a/4 ऐसे चलूँ, a/4 ऐसे चलूँ और a/4 ऐसे चलूँ, राइट। तो इस तरह से मैं a/4, इधर से भी मैं a/4 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 चल रहा हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ ये मिल रहा होगा और यहाँ पर भी मुझे यहाँ ये मिल रहा होगा, ये पहला टेट्राहेड्रन, ये दूसरा टेट्राहेड्रन, उसी तरह यहाँ से मुझे ये यहाँ मिल रहा होगा इससे a/4 डिस्टेंस पर। तो अगर आप इन सब लाइन्स को भूलें और इन टेट्राहेड्रल पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें जहाँ जहाँ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट्स है, तो आप देखिए आपको क्या मिल रहा होगा, तो आपको मिलेगा, मान लीजिए मैं कुछ बॉडी डायगोनल और ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक और बॉडी डायगोनल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और इसका ये हाफ हो गया, दोनों जगह कट कर रहे, ये 1/4 हो गया। तो आप जब इनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो बेसिकली आपको एक अनदर क्यूब मिलेगा, जिसका एज लेंथ a/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रन a/4 इधर से सरका है, ये a/4 इधर से सरका है, इन दोनों के बीच a/2, राइट। इस तरह से आप टेट्राहेड्रन का लोकेशन बना सकते हैं अलोंग द बॉडी डायगोनल 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर, ऑन ईच बॉडी डायगोनल देयर विल बी 2 टेट्राहेड्रन्स। ये थोड़ा सा मेरा बॉडी डायगोनल के अलोंग डायग्राम मिसमैच हो रहा है, ये इसके अलोंग होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसकी बात कर सकते हैं। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमें याद होनी चाहिए। अब जब किसी टेट्राहेड्रल वॉइड में कटायन होगा तो आप लिखेंगे √3a/4, राइट। तो यहाँ आपका अनायन हो गया और ये कटायन हो गया, तो R- प्लस R प्लस। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कंडीशन बहुत आपको इससे ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको सबको पता है सेंटर और बॉडी सेंटर पर होते हैं, बट थोड़ा सा टेट्राहेड्रन का टिपिकल होता है, तो मैंने वो कवर किया है।
बाकी सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंडक्टर्स वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है, कंडक्शन बैंड के बारे में भी लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट में। तो जेईई एडवांस के लिए ये सब चीज़ें भी हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और भी जब ज्योमेट्री में घुसते हैं तो सॉलिड स्टेट में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। स्पिनल स्ट्रक्चर, परवोस्काइट स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट तो है ही, जिंक ब्लेंड, जिंक वुडजाइट। एचसीपी के बारे में वैसे तो जेईई कई बार पूछ चुका है, संभावनाएं कम है, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट, दिस इज जनरेटेड ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ हेक्सागोनल लेयर इन द पैटर्न ऑफ AB। अगर हेक्सागोनल लेयर्स को आप ABC पैटर्न में रिपीट कर देते हैं तो विल प्रोड्यूस FCC, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल का क्लोज पैकिंग ये है, किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा Z के बराबर होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा 2Z के बराबर होते हैं। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है। तो जैसे FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, Z 4 होता है, तो FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल विल बी 4 एंड टेट्राहेड्रल विल बी 4 into 2 दैट इज 8। आप देख सकते हैं 8 कॉर्नर पर एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर है, राइट। तो मेरी तरफ से दैट इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट, राइट। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लिया, थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज कर लिया एंड सॉलिड स्टेट। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। सॉलिड स्टेट का डायरेक्ट क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए मैंने कोशिश की कि सॉलिड स्टेट को मैं किसी अनदर चैप्टर से मर्ज करके सवाल आपके सामने रखूं, राइट। मैं आशा करता हूं आप मेरी कोशिश से खुश होंगे और जो मैंने कोशिश की वो सवाल आपको समझ में भी आए होंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।